तो चलो, तो इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत देश आजाद हुआ तब हमारे इंडिया की इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी कि मॉनेटरी अर्निंग से रिलेटेड क्या पोजीशन थी, इंडस्ट्रीज कैसी थी, इसके बारे में हमें इस चैप्टर पे बात करना है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया प्रेजेंट डे इकोनॉमी हैज इट्स रूट स्टिप्ड इन हिस्ट्री। अभी इन्होंने 15 अगस्त 1947 के बारे में बताया कि क्या था, कैसा था, देश कैसा था। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, किस स्टेट का मतलब पोजीशन कैसी थी इंडियन इकोनॉमी की, जब देश आजाद हुआ उस समय पर कैसी पोजीशन थी, इसका मतलब है स्टेट से। स्टेट मतलब कोई राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब स्थिति से है, पोजीशन से है। The sole purpose of the British colonial rule, अब ब्रिटिश colonial rule का मतलब ये होता है एक ऐसा रूल जिसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम अपने आप को कितना ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, कितना ज्यादा रूल कर सकते हैं, कितना ज्यादा हम दूसरे को डोमिनेट कर सकते हैं, दबा सकते हैं हम उसको। सीधा सा यूं कहो कि हम कितना ज्यादा दूसरे पर रूल कर सकते हैं, ये था कॉलोनियल। यानी हम जबरदस्ती किसी पर कब्जा करके उस पर हम गवर्न करें, उस पर हम अपने आदेश चलाएं, हम जो कहें वो वैसा का वैसा वो बंदा करे, ये है कॉलोनियल रूल। was in India was to reduce the country to being a raw material supplier for a greater Britannian owns rapidly expanding modern industries based an understanding of exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the level। Simply ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी थी उस टाइम पर, वो क्या चाहते, अंग्रेज क्या चाहते थे कि हम यानी अंग्रेज जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की, उन सबको क्या करो, सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बना के रखो। सिर्फ और सिर्फ क्या रखो? रॉ मटेरियल सप्लायर बना के रखो कि ये भारतीय लोग जो भी हैं वो सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करें ग्रेट ब्रिटेन को, और ब्रिटेन क्या करे, उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बना करके इंडिया में बेचे। इंडियन लोग फिनिश्ड गुड ना बनाए, इस बात का उन्होंने जोर दिया। लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल में इकोनॉमी जो थी वो अंडर लोअर लेवल थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया possessed low level of economic development under this rule before the advent of British rule। अब इन्होंने ये जो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये बताया गया है कि बिफोर ब्रिटेन रूल हम कैसे थे, हमारी पोजीशन कैसी थी। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। जब तक ब्रिटिशर्स, अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे, तब तक हम क्या थे? इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थे, स्वतंत्र थे, और हम ज्यादा क्या थे? प्रॉस्परस थे, यानी अमीर थे, संपन्न लोग थे। दो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स, फिर भी हमारा जो सोर्स था मेन, वो क्या था? एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स था। उसके बाद भी हम क्या थे? इंडिपेंडेंट और प्रॉस्परस थे। ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल, येट द कंट्री इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। उस टाइम पर हम बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करते थे। इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जब देश में ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिशर्स ने गवर्न किया देश को, उससे पहले हमारा जो स्पेशलाइजेशन था वो किस पे था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारी ताकत थी, हमसे अच्छा कोई हैंडीक्राफ्ट तैयार नहीं करता था। In the field of cotton, silk, textile, metal and precious stone works, हम सबसे ज्यादा किस पे फोकस करते थे? या हमारी जो महारत हासिल थी वो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, कॉटन में, कॉटन जिससे कपड़े बनते हैं, सिल्क से कपड़ा बनता है, मेटल पदार्थ जो होते हैं वो, और प्रीसियस स्टोन, ये ही
ये आप पन्ना, मूंगा, ये प्रीसियस स्टोन्स पहनते हो ना, इन चीजों पर हम महारत हासिल थी। हमसे अच्छा कोई भी नहीं था दुनिया में, वर्ल्ड वाइड मार्केट था हमारा कि हमसे अच्छा कोई भी नहीं था। हम इतने ज्यादा रेपुटेटेड थे। फाइन क्वालिटी, हमसे अच्छी क्वालिटी कोई नहीं देता था, हमसे अच्छा स्टैंडर्ड कोई मेंटेन नहीं करता था। लोग सबसे ज्यादा हमसे क्या इंपोर्ट करते थे, यानी भारत इन चीजों का क्या था, एक्सपोर्टर। हैंडीक्राफ्ट का, स्टोन का, मेटल का, टेक्सटाइल का, सिल्क का, इन चीजों, ये चीजें हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती थी और लोग हमसे खरीदते थे। ये तो कब था, ब्रिटिश रूल आने से पहले। जब ब्रिटिश रूल आया तब हमारा क्या हुआ, ये हम देखते हैं अब इस पॉइंट में। ब्रिटिश रूल जब आया, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या था, ब्रिटिशर्स से पहले क्या था ये क्लियर है। ब्रिटिशर्स से पहले क्या था कि हम मैन्युफैक्चरर थे, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी हमारी, और हम सबसे ज्यादा क्या करते थे, हैंडीक्राफ्ट, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल और प्रीसियस स्टोन लोग हमसे खरीदना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे जैसा स्टैंडर्ड किसी के पास नहीं था, हाई स्टैंडर्ड था हमारा। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट आई। कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉलो द पॉलिसीज ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री देन डेवलपिंग द इंडियन इकोनॉमी। जब ब्रिटिश रूल आया, कॉलोनियल गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने फॉलोड द पॉलिसीज। क्या पॉलिसी फॉलो की कि प्रोटेक्शन दो। किसको प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्शन, प्रमोशन, इकोनॉमी, इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। जिस कंट्री के वो लोग हैं उस कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करो, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको प्रमोट करो। अदर देन इंडियन, भारत की इंडस्ट्रीज थी, इनको खत्म कर दो और अपनी खुद की इंडस्ट्रीज जो उनके देश की थी, होम कंट्री की थी, उसको क्या करो, डेवलप करो। एकमात्र उनके जीवन का उद्देश्य था। These policies, इस पॉलिसी से क्या हुआ, these policies transformed the country into a supplier of raw material and a consumer of finished industrial product from Britain. इस रूल ने, यानी कॉलोनियल रूल गवर्नमेंट के रूल ने क्या कर दिया हमको कि हम सिर्फ सप्लायर बन के रह गए। हम सिर्फ क्या बन के रह गए बच्चों, सप्लायर बन के रह गए रॉ मटेरियल का, कि हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते रहे और फिनिश्ड गुड को कंज्यूम करते रहे। ये चाहो तो तुम ये बातें नोट कर लेना कि सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल हो गए और कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन हो गए हम। और कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि प्रोटेक्शन और प्रमोशन किसको देने का, होम कंट्री को, और अदर कंट्री को नहीं। The colonial government never made any sincere attempt to estimate Indian national income per capita income. कभी भी अंग्रेजों ने ये कोशिश नहीं की, अटेम्प्ट नहीं किया कि हम भारत देश की इंडियन नेशनल इनकम को बढ़ाएं या पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएं। पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब होता है बच्चों, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर पर्सन, हर व्यक्ति की आय। एक व्यक्ति इंडिविजुअली, एक व्यक्ति कितना कमाता है उसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। तो पर कैपिटा इनकम पर जोर नहीं दिया, ना ही नेशनल इनकम पर जोर दिया। किसकी, इंडिया की। सिर्फ किस पर जोर दिया कि उनकी होम कंट्री की इकोनॉमी डेवलप हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके। These were some individual attempts which were made to measure the above aggregates. इंडियन इकोनॉमी की, इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो बढ़ सके, पर कैपिटा इनकम बढ़ सके, इसके लिए सिर्फ इंडिविजुअल अटेम्प्ट हुए। यानी कुछ लोगों ने, कुछ भारतीय लोगों ने इस बात पे जोर दिया कि हमारी पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन इनकम इंक्रीज हो सके। याद रखना, ऑब्जेक्टिव का मस्ट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव में नोट करके रख लो। किस ऐसा आएगा ऑब्जेक्टिव कि कौन कौन से थे वो लोग थे जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पर इंडिविजुअल इकोनॉमी इंडिया की भी डेवलप हो सके, पर कैपिटा इनकम डेवलप हो सके, इस पर किस किस बंदे ने काम किया था। तो किस किस बंदे ने काम किया था,
दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने काम किया, विलियम डिग्बी ने काम किया, फिंडले सिरास ने काम किया, वीके आर राव ने काम किया और आरसी देसाई ने काम किया। इन लोगों ने इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए काम किया। इसको याद रखने का तरीका मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूं। इसको याद रखने का तरीका क्या है? एक मिनट, एक सेकंड है, चालू रखना बच्चों। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि इसका शॉर्टकट बताता हूं मैं तुमको, है ना। तो इन लोगों ने अटेम्प्ट किया, दादा भाई नौरोजी ने, विलियम डिग्बी ने, फिंडली श्रीरास ने, वी के आर राव ने, आरसी देसाई ने, इन 5 लोगों ने इस पर जोर दिया। लेकिन फिर भी वो इतना नहीं कर पाए कि जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो सके। इन्होंने जो तरीके दिए नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के, वो भी इतने अच्छे नहीं थे, लोगों में एप्लीकेबल नहीं थे और लोगों ने उस पर काम भी नहीं किया, ना ही ध्यान दिया। लेकिन इट वॉज वीके आर वी राव whose estimates during colonial period was considered very significant। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वीके आर वी राव का माना गया कि इन्होंने जो मेथड दिए नेशनल इनकम कैलकुलेशन की, वो फिर भी कहीं किसी हद तक मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इससे हम काम चला सकते हैं। मोस्ट स्टडीज रिफ्लेक्टेड दैट द कंट्रीज ग्रोथ एंड एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ of 20th century was less than 2% coupled with merged 0.5% per capita income। इनका ये कहना है कि जो पर कैपिटा इनकम थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उस पर क्यों? क्योंकि अंग्रेज ध्यान ही नहीं देते थे। सबसे अच्छा माना गया 5 में से वीके आर वी राव को कि इनकी जो मेथड है वो फिर भी सही है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी। इन्होंने भी सिर्फ एस्टिमेशन जो दिया वो कितने परसेंट का दिया कि 2% हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, इससे ज्यादा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं है। इससे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। स्टेट द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ, क्या था इंडियन इकोनॉमी में मेन चीजें क्या थी हमारे पास? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर। एक एक एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसा था उस टाइम पर, ये हम समझते हैं। इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, बिफोर ब्रिटिश रूल हमने देखा, बिफोर ब्रिटिश रूल हमने यहाँ पर देख लिया था कि क्या क्या था हमारे पास। हमारे पास क्या था? हैंडीक्राफ्ट था, टेक्सटाइल था, सिल्क था, कॉटन था, मेटल था और प्रीशियस स्टोन थे। इनके हम सबसे अच्छे माने जाते थे, हमसे हाई स्टैंडर्ड किसी दूसरे का नहीं था। पर जब ब्रिटिश रूल आया, कॉलोनियल आया, तो उन्होंने क्या करा? अपने होम कंट्री यानी ब्रिटेन को मजबूत बनाने की कोशिश की और इंडियन इकोनॉमी को खत्म करने की कोशिश की। इंडिया सिर्फ कंज्यूमर हो जाए, किसका? फिनिश्ड गुड का और रॉ मटेरियल का सप्लायर हो जाए। उसके बाद अब हम आते हैं हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे कि कैसी थी। तो इंडिया इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटल एग्रेरियन अबाउट 85%। हम लोग 85% यानी इंडिया भारत देश 85% क्या था? इस पर जोर दिया जाता था। 85%, 85% लोग किस पर बेस्ड थे? 85% लोग इंडस्ट्री पर बेस्ड हुआ करते थे। कौन सी इंडस्ट्री? एग्रीकल्चर वाली। एग्रीकल्चर ही हमारा मेन मोटिव था, एग्रीकल्चर ही हमारे जीवन यापन का साधन था और एग्रीकल्चर से ज्यादा हम लोग कभी किसी चीज पर ध्यान नहीं देते थे। 85% जो इंडिया में लिविंग का साधन था वो क्या था? एग्रीकल्चर, क्योंकि लोग गांव में रहते थे और एग्रीकल्चर ही उनके पास एकमात्र ऐसा साधन होता था जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। However, despite being the occupation of such a large population,
the agricultural sector continued to experience stagnation and deterioration. स्टेगनेशन का मतलब है कि ऐसी चीज यहाँ पर सूखा रहा, सूखा, कमी थी किसकी, रिसोर्सेस की, क्योंकि अंग्रेज क्या चाहते थे कि लोगों के पास सरप्लस बचे ही ना, जो भी प्रोडक्शन होता है उसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन सारा का सारा ब्रिटेन को चला जाए, इंडिया में कुछ भी ऐसा ना हो जो इंडिया में रहे। अंग्रेजों का सिंपल सा रूल क्या था बच्चों, कि जितना भी प्रोडक्शन भारत में होता है उनसे लगान के रूप में आप क्या करो, ले लो, सरप्लस मत छोड़ो, क्योंकि यदि सरप्लस बच गया तो इंडियन जो किसान है, भारतीय जो फार्मर्स हैं, वो भी क्या होंगे, उनके पास यदि सरप्लस बचा, उनके पास यदि सेविंग बचेगी तो वो उस सेविंग को कहाँ यूटिलाइज कर लेंगे, अपने आप को डेवलप करने में। और अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि कोई भी इंडियन किसान अपने आप को डेवलप करे, इसीलिए वो एक सिस्टम लेके आए थे, जिस सिस्टम को कहा जाता था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि अंग्रेज किसी को अपॉइंट कर देते थे, एक बंदे को पूरा का पूरा मैनेजमेंट देते थे कि आप इस जमीन का मैनेजमेंट करो और हमको लगान के रूप में इतना पैसा हर साल दे दो, चाहे आपके यहाँ प्रोडक्शन हो या ना हो, हमको तो लीज पर हमने तुमको दे दिया, इतना किराया हमें साल भर का चाहिए। और वो बंदा जिसको जमीन दी जाती थी वो फिर किसानों में वो जमीन बांट देता था कि तुम लोग खेती करो और जो भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को क्या करो, हमको दे दो। और इतना प्रोडक्शन नहीं बचता था किसान के पास कि वो खाने के अलावा कुछ उसमें ज्यादा आगे कर सके। वापस बैक टू पवेलियन आते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, 80% 85% हमारी आबादी जो थी गांव की थी और उनका मेन उद्देश्य सिर्फ एग्रीकल्चर होता था, इससे ज्यादा नहीं होता था। ऑक्यूपेशन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूड टू बी एक्सपीरियंस स्टेगनेशन। स्टेगनेशन यानी कमी बनी रही और उपेक्षित रहा, मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लोग ये सोचते थे, मतलब ब्रिटिशर्स का ये मानना था या पॉलिसी थी उनकी कि इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको किसानों से खरीद लो, उसको ब्रिटेन भेज दो, इंग्लैंड भेज दो और उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड ला करके इंडियन मार्केट में बेचा जाए। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि तुम्हें हिस्ट्री यूरोपियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया जाता है, ये 11th क्लास में इकोनॉमिक्स के रूप में पढ़ाया जाता था, अब 12th में कर दिया, तो ये बहुत बड़ी सरकार की गलती है, नहीं तो इसको यहाँ समझाने की जरूरत नहीं थी, ये तुम्हारे 5th to 8th तक में होना चाहिए था। चलो, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्या था कि लो प्रोडक्टिविटी थी। लो प्रोडक्टिविटी क्यों थी, क्योंकि सरप्लस आदमी के पास बचता ही नहीं था। वो एडवांसमेंट जो होता है खेती में, जैसे खाद बीज, इसके लिए आपके पास पैसा ही नहीं होता था, आपके पास मतलब किसानों के पास इतना पैसा ही नहीं होता था कि वो खाद बीज में पैसा खर्च कर सके या सिंचाई पर पैसा खर्चा कर सके या फिर जुताई बुवाई के एडवांसमेंट में जा सके। क्यों, क्योंकि जो भी होता था जमींदारी सिस्टम की वजह से वो पूरा का पूरा जमीन का मालिक ठाकुर साहब या फिर मतलब जो भी जमींदार होता था वो क्या कर लेता था, वो सारा का सारा प्रोडक्शन जो भी होता था वो ले जाता था। किसानों के पास सिर्फ इतना बचता था कि वो सरवाइव कर सके, अपना जीवन यापन कर सके, इससे ज्यादा उनके पास प्रोड्यूस बचता ही नहीं था। तो लो लेवल था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज वेरी लो टू द एक्सटेंट दैट वी कुड कॉल इट बैकवर्ड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। हम इसको बैकवर्ड, पिछला कह सकते थे। पिछड़ा हुआ क्यों कहते थे, क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इरिगेशन, सिंचाई के हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी। निग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स रिजल्टेड इनटू लो लेबर। हमारे पास फर्टिलाइजर यानी खाद बीज ही स्टैंडर्ड नहीं होता था, लो लेवल का होता था, जिससे हमारे यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता था। पहली समस्या क्या थी कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की वजह क्या हो गई, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा इरिगेशन फैसिलिटी और तीसरा निग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ही नहीं करते थे, क्यों, हमारे पास पैसा ही नहीं होता था कि हम खाद खरीद सकें। जो भी था, इरिगेशन, सिंचाई कर नहीं सकते थे, बारिश हुई तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है।
The Britishers did not intend to spend on technology improvement in agriculture. Britishers ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी में पैसा खर्चा करें कि भारत में खेती का विकास हो सके, खेती का डेवलपमेंट हो सके। चलिए, तो Britishers did not intend to stunt technical improvement, technology, nor had incentive to invest agriculture. Resources ही नहीं होते थे, रिसोर्सेस ही नहीं होते थे कि किसी पर कोई पैसा खर्चा किया जा सके या टेक्नोलॉजी पे। डिस्पाइट बीइंग लार्ज एरियाज अंडर कल्टीवेशन, देयर वाज लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कम क्यों थी? क्योंकि ध्यान क्या देने का है अपने को, टेक्नोलॉजी का कमी थी, सिंचाई का साधन नहीं था और फर्टिलाइजर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारे पास सरप्लस नहीं बचता था, रिसोर्सेस ही अवेलेबल नहीं थे। सारा का सारा पैसा, सारा का सारा प्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ले लेते थे। हमारे पास सिर्फ कितना बचता था? जो हमारे जीवन यापन के काम आ सके। Do understand the difference between production and productivity. Productivity is the rate at which production increases. Productivity का मतलब है जिस रेट से आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। If a producer makes 10 chairs every day, then its production is 70 chair in 7 days and productivity is 10 chair per day. तो ध्यान दिया, प्रोडक्शन का मतलब है ओवरऑल से और प्रोडक्टिविटी मतलब जो आपका जिस रेट से आप काम कर रहे हो। जैसे 10 चेयर आप रोज बनाते हो तो ये प्रोडक्टिविटी है पर डे की, और जो टोटल है 70 प्रोड्यूस का वो प्रोडक्शन है। लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। पहला क्या था? इंडियन फीचर्स क्या हो गए, क्यों कमी थी? पहली बात तो लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी क्यों थी? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरिगेशन नहीं था और फर्टिलाइजर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि फार्मर काम नहीं करते थे, टेनेंट के रूप में खेती होती थी। स्मॉल, एक बड़ा किसान पकड़ लेते थे, उस जमींदार बना देते थे उसको, और वो बंदा क्या करता था, लोगों में थोड़ी थोड़ी जमीनें बांट देता था। उसमें भी जो छोटे छोटे किसान थे जो किराए के रूप में चलाते थे, तो किराए के रूप में पूरा का पूरा खाने को छोड़ करके पूरा का पूरा जमींदार हड़प लेता था और वो अंग्रेजों को दे देता था। ना तो कल्टीवेशन, जुताई के साधन थे, ना बुआई के साधन थे, ना सिंचाई के साधन थे, ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी। दूसरा आया लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। ओनर्स ऑफ द सोइल वर डिफरेंट फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सोइल। मालिक कोई और होता था, जमीन का मालिक कोई और होता था, मिट्टी का मालिक कोई और होता था और उस पर खेती कोई और करता था। ओनर्स यूज्ड टू एंजॉय द आउटपुट रेंटल इनकम। जो मालिक होता था वो खून चूस लेता था। किसका? टिल्लर का। टिल्लर मतलब वो व्यक्ति जो खेतों पर काम करता था। यानी जैसे मेरे को मान लो अंग्रेजों ने जमींदार बना दिया, मेरे को 100 बीघा या 100 एकड़ जो भी वो जमीन दे दी। वो जमीन को मैंने क्या किया, 10 लोगों में 1-1 एकड़ या 10-10 एकड़ मैंने बांट दी और उन 10 किसानों को मैंने कह दिया कि तुम्हें साल भर में मेरे को इतना पैसा चाहिए, इतना प्रोड्यूस चाहिए, बाकी तुम देख लो कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। और जो भी प्रोड्यूस हुआ, जैसे मान लो उन किसानों को 5-5 बोरे उन्होंने प्रोड्यूस किए, तो 5 में से 4.5 बोरा, 4 बोरा मैंने ले लिया। उनके पास जो बचा वो सिर्फ इतना बचा कि वो क्या कर सकते थे खा पी सकते थे, अपना जीवन यापन कर सकते थे, बस। इससे ज्यादा उनके पास बचना ही नहीं। तो जब सरप्लस ही नहीं बचा तो किसान कुछ लगाता ही नहीं था, पूरा का पूरा किराया भर देता था। डिड नॉट बियर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उसके पास इतना पैसा ही नहीं होता था कि वो कोई ऐसे संसाधनों का यूज करके सिंचाई कर ले या फिर जुताई कर ले या कटाई कर ले, निराई गुड़ाई कर ले। जो भी चीजें थी वो करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं होते थे, क्योंकि उनकी कीमत ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि मालिक जमींदार होता था और जमींदार हर बात के पैसे लेता था। टिलर ऑफ द सॉइल वर लेफ्ट विथ मिर्ज मिग्री शेयर बेयरली इनफ फॉर देयर सर्वाइवल। उन सिर्फ उसका जीवन यापन हो सके, वो अपने सर्वाइवल से भी लड़ते थे कि कैसे भी करके 2 रोटी की भूख है तो आधी रोटी 1 रोटी खा करके जिंदा रह सके, सिर्फ वो ये कोशिश करता था। क्योंकि खेती की इतनी कीमत थी
क्यों कीमत थी? क्योंकि जो जमींदार होता था वो पूरा का पूरा लगान के रूप में, रेंटल इनकम के रूप में, किराए के रूप में पूरा पैसा ले लिया करता था। लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, संसाधन ही नहीं थे सिंचाई के, बारिश हुई तो ठीक, अदरवाइज कोई लेना देना ही नहीं होता था। नदी, तालाब, नाले ये सब हुआ ही नहीं करते थे। डैम वैम थी नहीं, पहले बोरिंग वगैरह हुआ नहीं करते थे, इनके साधन थे भी नहीं, और अंग्रेजों ने डेवलप भी नहीं किए। सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, at the time of independence there was division, subdivision and fragmentation of available land holdings after huge proportion of highly fertile land went to Pakistan due to partition. पार्टीशन के वजह से जो मेन खेती के एरिया थे, जैसे पंजाब हो गया, पंजाब के बाद लाहौर, चंडीगढ़, हरियाणा, कश्मीर, यहाँ पर जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होता था, सिंचाई के साधन जहां ज्यादा थे, वो सारे के सारे पार्टीशन के समय क्या चले गए? पाकिस्तान में चले गए। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। सब डिवीजन ऑफ लैंड मेड द टास्क ऑफ मैनेजमेंट एंड, हमारे पास जो बचा वो जंगली एरिया बना, झाड़ झंखाड़ वाला पहाड़ी एरिया बचा, जिस पर प्रोडक्शन नहीं होता था। बंजर जमीनें थी, जो मैदान ऐसे ही पड़े रहते थे, पानी नहीं था या फिर लोग ही नहीं रहते थे। आपने कभी भी पुरानी में पढ़ा हो तो लाहौर यूनिवर्सिटी सुनी होगी, पंजाब की नालंदा यूनिवर्सिटी सुनी होगी, आपने ऐसा सुना ही नहीं होगा कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो भारत में थी। जितने भी पुराने लोग हैं, वो जितने भी पढ़े लिखे हैं, सब देखोगे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग ऐसा हो गया कि वो पूरा जो भी हाईली प्रोडक्टिव था वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। अब ये कॉजेस जो है वो हम कल पढ़ेंगे, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ स्टेग्नेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमारा जो भारतीय एग्रीकल्चर था वो स्टेग्नेशन, बैकवर्ड क्यों था, कमजोर क्यों था, पिछड़ा हुआ क्यों था? लैंड रेवेन्यू सिस्टम, पहला रीजन है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था? देयर वाज वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने डिफरेंट सिस्टम्स इजाद किए। उनमें से पहला क्या था? लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या आया? जमींदारी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय द बंगाल प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट डे ईस्टर्न स्टेट्स वाज द मेजर लैंड सेटलमेंट। अंग्रेजों का जो मेन हेड ऑफिस था वो दिल्ली नहीं था। जैसे आज भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, गवर्न होती हैं। अंग्रेजों के टाइम पर जो कोलकाता था, बंगाल प्रेसिडेंसी चला करती थी और सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस बंगाल से ही चला करते थे। तो बंगाल प्रेसिडेंसी ने, यानी ब्रिटिशर्स, जैसे आज दिल्ली है वैसे का वैसे अंग्रेजों के टाइम पर बंगाल था, मतलब कलकत्ता से होता था और उसको बंगाल प्रेसिडेंसी बोला जाता था। तो उन्होंने जमींदारी सिस्टम इंप्लीमेंट किया। द प्रॉफिट एक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार्स इन फॉर्म ऑफ लगान और रेंट। जो भी प्रोड्यूस होता था वो पूरा का पूरा लगान के रूप में जमींदारों को चला जाता था, इन स्टेट ऑफ द कल्टीवेटर। जुताई बुबाई खेती करने वाले किसान के पास नहीं रहता था। However, a considerable number of zamindars and not just the colonial government did nothing to improve the condition. लेकिन वो कंडीशन इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं करते थे, सिर्फ किसानों से पैसे वसूलते थे और जो प्रोड्यूस होता था उसको वसूला करते थे बस। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार, इंटरेस्ट जमींदार का सिर्फ क्या होता था कि वो लगान वसूल सके, जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसकी वसूली कर सके, और कोई मेजरमेंट नहीं लेता था कि जिससे किसानों का डेवलपमेंट हो सके या किसानों को कोई ऐसी चीज सुविधाएं मिल सके जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके या सरप्लस उनके पास रहे, उनके पास कोई सेविंग रहे जिससे वो अपने खेती में लगा करके खेती प्रोडक्शन लेवल बढ़ा सके। ऐसा कोई भी कोशिश नहीं होती थी। द टर्म ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट caused जमींदार टू अडॉप्ट सच एन एटीट्यूड।
ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अंग्रेज जमींदार को प्रेशराइज करते थे और जमींदार किसानों को प्रेशराइज किया करता था। एक डेट फिक्स थी, उस डेट पर आपको क्या करना होता था? डिपॉजिट करना ही करना पड़ता था, स्पेसिफाइड सम। पैसा फिक्स था, साल के 10,000 देना है, मतलब देना है, चाहे प्रोड्यूस हो या ना हो। जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज, वो फ्री थे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहे प्रोडक्शन करवाएं, जितना ज्यादा चूसना चाहे किसान को चूस लो, किसान को जितना परेशान करना है कर लो, पर मैक्सिमम प्रोडक्शन यानी जितना ज्यादा हो सके प्रोडक्शन प्रोड्यूस करवाओ और लगान के रूप में भर दो। अब अंग्रेजों को, किसानों के पास कुछ नहीं बचना चाहिए, बल्कि 2 वक्त की रोटी वो खा सके इतना भी नहीं बचना चाहिए, कम खाए और ज्यादा चले, ऐसा काम होना चाहिए। जमींदार वर फ्री टू डू दिस, दे वुड रेज द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा वो लैंड रेवेन्यू चार्ज किया करते थे। दे यूज्ड टू इजेक्ट दोज टिलर्स would meet the demand by zamindars as there was lack of alternative means of subsistence, जीवन यापन का कोई साधन ही नहीं था किसानी के अलावा। तो क्या करता? मरता ना क्या करता? जो भी खेतीहर किसान होता था वो सिर्फ खेती करता था, मजदूरी करता था, और जो भी प्रोड्यूस होता था वो जमींदार को दे देता था। और जमींदार क्या करता था? जमींदार क्या करता था? ये चूस लेता था, जितना ज्यादा से ज्यादा वसूली कर सकता था उतनी ज्यादा वसूली करता था। फिर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है उस पर प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दिया गया, इस बात पे दिया गया ध्यान कि कॉमर्शियल खेती करो, यानी जिससे पैसा आ सके वो खेती करो। जैसे आज के डेट में आप सोयाबीन उगाते हो, क्यों उगाते हो? पैसा ज्यादा है, 2 महीने की खेती है, 3 महीने की, जल्दी पक जाती है, ज्यादा कम ज्यादा मेहनत जो भी है, मैं गलत हूं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर नॉर्मली देखा जाए तो सोयाबीन की खेती में ज्यादा कॉस्ट, ज्यादा मेहनत नहीं लगती। क्लास ले रहा हूं, क्लास ले रहा हूं, फ्री होकर कॉल बैक करूंगा। हाँ, ड्यू टू कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर, हाई यील्ड ऑफ कैश क्रॉप, ऐसी खेती करवाते थे जिनसे ज्यादा से ज्यादा कैश मिल सके, जैसे कॉटन। नाउ दे वर producing cash crops which were to be ultimately used by British industries for their home country, ऐसा प्रोड्यूस बनाओ जो होम कंट्री के काम आए, ब्रिटिशर्स को चली जाए। Also the farmers were given cash advance to cultivate cash crops, particularly indigo. They were forced to grow cash crops. खाने पीने का मत उगाओ, वो उगाओ जिससे ज्यादा पैसा से पैसा मिल सके, एकमात्र जीवन का उद्देश्य हुआ करता था। अब ये इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये हम बाकी चीजें बाद में पढ़े, नहीं है हमारे पास 2 मिनट का है, लेट्स फिनिश। इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन की वजह से, यानी भारत और पाकिस्तान जब बने तो उससे क्या हमारे इकोनॉमी में फर्क पड़ा कि हमारा जो ज्यादा प्रोडक्शन वाला एरिया था, जहां पर ज्यादा खेती होती थी, सिंचाई के साधन ज्यादा थे, वो सब पाकिस्तान में चले गए, है ना। इफ affected adversely India jute production as there was loss of huge raw material stock of jute as the most of jute producing area became part of East Pakistan. जूट सबसे ज्यादा होता था, ड्रास्टिक फॉल था, बारिश नहीं होती थी, पानी के साधन नहीं थे, और ये जितने भी संसाधन वाली चीजें थी वो मैक्सिमम कहाँ चली गई? पाकिस्तान को। फिर लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, कभी भी अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए फर्टिलाइजर, सीड्स, टेक्नोलॉजी, इन पर काम ही नहीं किया। हम इन्वेस्टमेंट खेती में जीरो होता था और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते थे अंग्रेज लोग, इस वजह से हमारी खेती पीछे रह जाती थी और ऐसा प्रोडक्शन होता था जो अंग्रेजों के फायदे के लिए हो, ना कि इंडियंस के फायदे के लिए हो। जमींदार जो अपॉइंट होता था वो ये कोशिश करता था कि हम किसानों से जितना से ज्यादा पैसा वसूल सकें, क्रॉप्स उगा सकें, किसानों के पास इतना पैसा ना हो कि वो खेती बाड़ी में लगा सके।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी का ये टॉपिक हम कल करेंगे। इस टॉपिक को हम एक बार और कल रिवाइज कर लेंगे 5 मिनट में, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा है, कुछ मैं ब्रह्मास्त्र मूल मंत्र दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।